पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इस लॉ को एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो पहले हमें पता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी इंडिया में। तो उसके बाद जब वो धीरे धीरे बैंकरप्ट होने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया। और फिर आया 1857 का रिवॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आई और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से रूल ख़त्म कर दिया इंडिया में और खुद से एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उस सबको चेंज करना था। तो सबको चेंज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगातार 3 एक्ट पास किए। सबसे पहला जिसका है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसका हमने बैकग्राउंड देख लिया है। तो इसका हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसका कंट्रोल किसके हाथ में था। तो पहले स्टार्टिंग हमने देखा 1773 के टाइम पे जो कंट्रोल था वो इंडिया में जो कंट्रोल था वो मेनली बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते थे। मतलब ये दोनों कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे और यही कंट्रोल करते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया उसके बाद से इन दोनों बॉडी को हटा दिया गया और एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी। तो यहाँ पे भी ये सेम रहा इंडियन काउंसिल 1816 में। अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में कंट्रोल था, जिनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी थी। तो थर्ड पॉइंट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इसमें। जैसे कि पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स हुआ करते थे 4, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद इसमें 4 से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर में 4 से बढ़ा के 5 कर दिए गए, मतलब एक मेंबर बढ़ा दिया गया। और इसमें एक और बड़ा चेंज ये हुआ कि जैसे पहले 1861 से पहले क्या होता था, मेनली एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स होते थे वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब हर एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को एक पोर्टफोलियो दिया गया। जैसे आज के टाइम पे होता ना होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, तो ऐसे यहाँ पे पोर्टफोलियो बांटे गए। 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे तो उनको 5 पोर्टफोलियो बांटे गए, हर एक को एक पोर्टफोलियो। तो जो वो पोर्टफोलियो थे होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस। और 1874 में एक न्यू पोर्टफोलियो को ऐड किया गया, जिसको वो पोर्टफोलियो था पब्लिक वर्क। अब तो जो अभी भी एग्जिस्ट करता है PWD के नाम से, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम से अभी भी एग्जिस्ट करता है वो मिनिस्ट्री। तो ये था। तो अब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो गए थे 6, 4 थे और उसमें एक ऐड हुआ 5, और 1874 में एक न्यू पोर्टफोलियो ऐड किया गया, तो यहाँ पे मेंबर हो गए टोटल 6। और यहाँ पे एक और चीज़ हुआ, जो वाइसराय ऑफ इंडिया, उनको पावर्स थी कि वो ऑर्डिनेंस इशू करते सकते थे। मतलब कोई भी इमरजेंसी और पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर में कोई भी लॉ पास कर सकते थे बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स की परमिशन से वो कोई भी पास कर सकते थे। तो यहाँ पे ये था। और वो मतलब टेम्परेरी लॉ हुआ करता था और 6 महीने के लिए वैलिड हुआ करता था। मतलब अभी भी होता है ऑर्डिनेंस, अभी भी प्रेसिडेंट पास करते हैं और 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो फोर्थ पॉइंट है इसका सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो 1853 में हमने देखा था, 1853 में क्या हुआ था, 1853 में जो वहाँ पे 2 टाइप में बॉडी होती थी, एक एग्जीक्यूटिव होती थी और एक लेजिस्लेटर भी बनाई गई थी। 1853 में एक लेजिस्लेटर बॉडी भी बनाई गई थी, मतलब जिसमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिलर बनाई गई थी, इसमें 6 लेजिस्लेटर हुआ करते थे और 6 एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। 6 एग्जीक्यूटिव कैसे, मतलब एक वाई हो गए तुम्हारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद उसके 4 मेंबर की काउंसिल और एक कमांडर इन चीफ। तो ये दोनों मिलके फॉर्म करते थे एक मिनी पार्लियामेंट। तो 1858 में भी सेम यही चला, लेकिन 1861 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ इसमें। जो लेजिस्लेटर काउंसलर वाली बॉडी थी उसको हटा दिया गया पूरा, और एक एडिशनल मेंबर्स करके नया वो बनाया गया। एक एग्जीक्यूटिव्स हो गए, अब एडिशनल मेंबर्स हो गए। एडिशनल मेंबर्स की संख्या हो गई 6 से 12, मतलब मिनिमम 6 और मैक्स टू मैक्स 12। और यहाँ पे एडिशनल मेंबर्स में 2 टाइप के मेंबर हुआ करते थे, ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स। इनमें बेसिकली ये लोग इनको वाइसराय नॉमिनेट करता था और इनका टर्म होता था 2 साल। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है
कि क्या इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हो सकते थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर की काउंसिल में हो सकते थे, मतलब मेंबर हो सकते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर है नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर की काउंसिल में तो इंडियंस नहीं अलाउ थे, लेकिन हाँ वो एडिशनल मेंबर्स में अलाउ थे। और लॉर्ड कैनिंग ने नॉन ऑफिशियल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था बेसिकली। तो पहले थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे सर दिनकर राव। और ऑफिशियल मेंबर मेनली जो भी हायर पोस्ट में, सिविल सर्वेंट्स हायर पोस्ट में थे और जो मिलिट्री ऑफिशियल हुआ करते थे वो होते थे, और नॉन ऑफिशियल इन दोनों के अलावा जो भी इनके नीचे काम करते थे वो नॉन ऑफिशियल हुआ करते थे। और यहाँ पे ये था जो फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशन था वो अभी भी अलाउ नहीं था, और एडिशनल मेंबर जो थे उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर से क्वेश्चन पूछना भी अलाउ नहीं था, मतलब ये भी अभी तक अलाउ नहीं था। और इसमें 5th पॉइंट हम देखेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो हमने देखा 1833 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, और उनके नीचे हुआ करते सबऑर्डिनेट हुआ करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो हुआ थे गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे। तो ये जो प्रोविंशियल वाले थे वो अपने लोकल इशू पे लॉ बनाते थे, और जो सेंट्रल इशू पे लॉ बनाते थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद जब 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और इस लॉ मेकिंग को सेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब सारे प्रोविंशियल के लिए भी और सेंट्रल लेवल के लिए भी लॉ बनाएंगे खाली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया 1861 में इस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रिवाइव किया गया, मतलब यहाँ पे अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लोकल इशू पे लॉ बना सकते थे, और कई नई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाई गई, जैसे बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। ये 3-4 यहाँ पे नई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना गई, और इन पे भी सेम कॉन्सेप्ट रखा गया जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर में कॉन्सेप्ट होता था एग्जीक्यूटिव और एडिशनल मेंबर का, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रखा गया। और छठा पॉइंट इसका ये है कि मिलिट्री, रिलीजन, फॉरेन अफेयर्स और पब्लिक रेवेन्यू इन मैटर्स में कोई भी एक्ट पास नहीं हो सकता बिना वाइसराय के एक्सेंट के। इन 4 मैटर्स में मतलब ये कोई भी एक्ट पास नहीं होगा जब तक वाइसराय इसमें अपना एक्सेंट नहीं देंगे। और एक और बात, अगर कोई भी लॉ पास हो गया, सेंट्रल लेवल से कोई भी लॉ पास हो गया, लेकिन अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसको मना कर दिया तो वो लॉ पास नहीं हो सकता, मतलब उसके बाद वो लॉ रद्द हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। थैंक यू।